वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अबाउट क्रिएटिंग कॉम्पिटेंट होस्ट्स एंड ऑल, ठीक है। बायोलिस्टिक्स, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स को जीन गन मेथड भी बोलते हैं। उसका एक मैं इमेज आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द बायोलिस्टिक मेथड। देखो यहाँ पे फायरिंग पिन है, गन पाउडर कैटरीज है, इसी में नीचे टारगेट सेल्स आप देख सकते हो लिखा हुआ है, इसी में गन से ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली इट इज़, ये मैंने बताया था आपको माइक्रो इंजेक्शन, राइट। एंड दिस इज़ PBR322, इसका एक इमेज है। दिस वाज हाउ, किस तरीके से कट करता है इको R1, ये सारी चीज़ें हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो मैं आपको पढ़ाया था वही चीज़ें। नेक्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, सो आई एम यूजिंग दिस वीडियो। नोट्स यूज़ कर ले रहा हूँ डायरेक्टली। अब मैं प्रोसेस जो भी हमने किया उसको एक तरीके से समराइज़ करूँगा। सबसे पहले हमने किया प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो ऊपर आप देख रहे हो। तो सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ DNA करते हैं। कैसे करते हैं देखा था हमने। DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी कोई जीन होता है, जीन है, ठीक है, उसको जिसको ट्रांसफ़र करना होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैगमेंट कर लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन कैसे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैंने देखा। यहाँ पे आपने देखा जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर साइट पे कट करता है, जैसे GAA-TTC पे इको R1 करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे हमने बताया था PB1, PST1, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे जीन को जिसको ट्रांसफ़र करना है। तो पहला स्टेप वही हो गया, आइसोलेशन ऑफ DNA। कैसे करते हैं, एक चीज़ मैंने बताया था, अगर प्लांट सेल से निकालना है तो सेल्यूलेज वगैरह देते हैं, बैक्टीरिया सेल से निकालना है तो लाइसोजाइम देते हैं, फंगल सेल से निकालना तो काइटिनेज देते हैं, ठीक है। वो डालने के बाद क्या हो जाता है, सेल वॉल टूट जाएगा, फिर उसके न्यूक्लियस से DNA निकालेंगे। अब DNA में क्या होता है, प्रोटीन्स भी एडेड होते हैं, RNA होता है, तो सबको भी हटाना होता है, तो उन सबको रिमूव करना जरूरी है, बिकॉज वी नीड ओनली DNA। सो प्रोटीन को हटाने के लिए भी ट्रीट द आइसोलेटेड DNA विथ प्रोटीएज, तो प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा। देन वी ट्रीट देम विथ राइबोन्यूक्लियस, सो उससे क्या ख़त्म हो जाएगा, RNA वगैरह ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ना, RNA कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीन्स बाई प्रोटीएज। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ प्योर DNA मिल जाएगा, ठीक है। अब वो मिल गया, अब उसको मैं कट करूँगा स्पेसिफिक पोजीशंस पे, ताकि उसको वेक्टर के अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। तो किससे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने पढ़ा। कट करते हैं, फिर उसको सेपरेट करना होता है अलग अलग फ्रैगमेंट्स में। दैट इज़ डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी हमने देखा था। एक इमेज मैंने आप लोगों को दिखाया था इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कैसे करते हैं, यहाँ पे नहीं है, बट एक इमेज मैंने आपको शो किया था। सो दैट इज़ वाई। तो पहला स्टेप था आइसोलेशन, दूसरा है कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। अब क्या है, DNA फ्रैगमेंट है, उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हो। एम्पलीफाई क्यों करते हैं, मान लो एक से ज़्यादा जगह पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक तो तरीका है कि बार बार उसे होस्ट जिससे निकाले वहाँ से तो उसके हिसाब से फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह को किल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है एम्पलीफिकेशन के लिए एक टेक्निक होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, उसको यूज़ करके आप एम्पलीफाई कर सकते हो। एम्पलीफाई मतलब मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे कैरी मोलिस, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, ठीक है। इस टेक्निक में करते क्या हैं, जो भी स्पेसिफिक फ्रैगमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ द रीज़न टू बी एम्पलीफाइड। एक अच्छा फ़ोटो इसी में है, लेट मी शो यू, जैसे ये वाला, ठीक है, ऊपर का देखो बीच वाला फ़ोटो, ये मान लो ये DNA सेगमेंट है जिसको एम्पलीफाई करना है। मतलब कि एम्पलीफाई इसलिए करना कि मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए मल्टीपल होस्ट में मैं ट्रांसफ़र करूँ। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है इसको डीनेचर कर देते हैं, मतलब दैट इज़ ब्रोकन इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हीट देके डीनेचुरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाता होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सिंगल स्ट्रैंड क्रिएट होते हैं इनको बोला जाता है DNA टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट मतलब बेस पॉइंट हो गया जिसको एम्पलीफाई करना है। अब एम्पलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, DNA का क्या होता है, रेप्लिकेशन करते हैं, किससे करते हैं, DNA पॉलीमरेज वगैरह से करते हैं, ठीक है। तो DNA पॉलीमरेज हम ऐड करेंगे, उससे पहले ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइमर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमर लिखा हुआ है,
दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स, यहाँ पे भी देखो एक यहाँ पे प्राइमर ऐड किया गया और एक यहाँ पे प्राइमर एंड द इनिशिएटिंग मटेरियल। प्राइमर्स आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो कि जाके टारगेट डीएनए से, जो भी जिसको एम्पलीफाई करना उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। और डबल हेलिक्स क्रिएट कर दिया, देख रहे हो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया था और ये जो प्राइमर ऐड किया तो फिर से डबल हेलिक्स बन गया। अब इसी प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा डीएनए पॉलीमरेज। एक स्पेशल पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। TAQ टैक पॉलीमरेज ये निकलता है एक बैक्टीरिया से जिसको बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस से। ये बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है तो इसी कारण वहाँ से इसको निकाला जाता है, क्योंकि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है एक इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, मतलब हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसा होना चाहिए जो हाई पॉलीमरेज बर्दाश्त कर सके। जैसे जनरल प्लांट एनिमल के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है क्या वो 30-32 डिग्री हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर ही काम करता है, उससे पे वो काम उससे ज़्यादा पे काम नहीं करेगा। लेकिन ये पॉलीमरेज रिएक्शन इसमें करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी में करवाता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए टैक पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो नेचुरली बहुत हाई टेम्परेचर पर रहते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्राइमर ऐड करने के बाद उसमें डीएनए पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, जो तभी डीएनए क्यों तो क्या होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड पे ही वो बाइंड करता है, आरएनए क्या होता है राइबोक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो अब डीएनए पॉलीमरेज उसी प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा, तो देखो फिर से वापस डबल स्ट्रैंडेड बन रहा है। और यही साइकिल 30-40 बार चलाया जाता है। जनरली 30 साइकिल रखते हैं, मैक्सिमम 40 साइकिल्स तक। तो क्या हो जाएगा, अब जो डीएनए था आपका स्टार्टिंग मटेरियल वाला उसके क्या हो जाएंगे बहुत सारे एम्पलीफाइड, देखो यहाँ पे 1 बिलियन टाइम्स मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाते हैं। अब जितने जगह ट्रांसफ़र करना है इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसी टेक्निक को बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज यूज करके चेन रिएक्शन करना है, 30 साइकिल्स चलाया हमने, चेन चलाया रिएक्शन करके, वी गेट द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ क्या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला स्टेप क्या था डिनेचुरेशन। जनरली ये जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है उसको 90 से 95-96 डिग्री तक हीट करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में हो जाता है। दूसरा एनीलिंग प्रोसेस। एनील का मतलब क्या होता है जोड़ना। क्या चीज़ जोड़ते हैं प्राइमर्स। दोनों सिंगल स्टैंडर्ड जो जनरेट हुए उसमें हम प्राइमर्स ऐड कर देते हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ओरिजिनल डीएनए, ठीक है। ये थोड़ा कम टेम्परेचर पे किया जाता है ताकि उससे जुड़ सके वो 40 से 60 डिग्री में। उसके बाद एक्सटेंशन मतलब अब उस चीज़ को खींचना आगे बढ़ाना, ये किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज से। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज। मैग्नीशियम आयंस वगैरह और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड की भी ज़रूरत पड़ती है तो ये सब सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। और इसको फिर साइकिल में बार बार चलाया जाता है तो एक सिंगल डीएनए का बिलियन कॉपीज जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द एम्पलीफिकेशन। ये दूसरे चीज़ों में भी हेल्प करता है। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं पीसीआर के। पहला डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, जैसे भी आप देख रहे हो किस चीज़ का कोरोना का, उसमें देखते हो अभी जो टेस्ट चल रहा है, कौन सा टेस्ट चल रहा है, RT-PCR टेस्ट चल रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वायरसेस। एड्स वायरस के भी डिटेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। ये स्पेसिफिक म्यूटेशन को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। क्यों, मान लो कोई जिस डीएनए फ्रेगमेंट को हम आइसोलेट कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे बार बार कॉपीज़ अगर मिल रहा है उस स्पेसिफिक म्यूटेशंस इसमें पता लग जाएंगे, क्योंकि हम सेपरेट कर रहे हैं, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड दे रहे हैं तो किस सीक्वेंस से जाके बाइंड कर रहा है ये सब चीज़ें मुझे पता हो रही। बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि फेनाइल केटोन्यूरिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सिकल सेल एनीमिया, हेपेटाइटिस, उस सब के वायरस इसी से पहचाने जाते हैं। इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब पेरेंट वगैरह कोई बायोलॉजिकल पेरेंट है या नहीं है ये पता लगाने में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता लगाने में, जैसे कि मैंने बताया अभी कोरोना वगैरह में पैरेंटल डायग्नोसिस में हेल्प करता है पता लगाने में कि मान लो कोई बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा है, सॉरी नहीं है, लेकिन पता लगाना हो कि एक्चुअली में है या नहीं, तो क्या करते हैं डीएनए टेस्टिंग कर लेते हैं। यही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हेल्प कर सकता है माइक्रोब्स वगैरह में। फिर फॉसिल्स रिकॉर्ड वगैरह में किसी मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया जिसको थोड़ा बहुत जिंदा है तो उसका डीएनए फ्रैगमेंट वगैरह हम लेके यूज करके पता लगा सकते हैं कि चीज़ें उसका ये क्या बोलते हैं एंसेस्टर कौन है। तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं पीसीआर का। डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पेरेंटल डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ प्लांट पैथोजन भी निकाल सकते हो। इन पैलिएंटोलॉजी, जीन थेरेपी में यूज कर सकते हो।
देखिए यहाँ पर जीन थेरेपी में यूज़ कर रहे हैं ना, मल्टीपल कॉपी जनरेट करके फिर मल्टीपल होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब मेरे पास मल्टीपल कॉपी जनरेट हो गए, फिर हम क्या करते हैं, उसको होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, होस्ट सेल को। जो ऊपर मैंने मेथड पढ़ाया था, ये सारे मेथड थे ना, माइक्रो इंजेक्शन वगैरह, तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट। उसके लिए भी अपना जो मेथड है आप चुन सकते हो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके कट किया, कट करने के बाद आप प्लाज्मिड वगैरह में वेक्टर में ऐड करते हो, तो उसमें जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम यूज़ करता है, उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज। इट बाइंड्स द टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट्स, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। एंड क्रिएट्स रिकॉम्बिनेंट और काइमेरिक डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, काइमेरा। लाइगेज क्या है, इट बाइंड्स और जॉइंस टू डीएनएज एट शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बना के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड भी जो भी यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सारे डिस्कस किए थे। डायरेक्ट मेथड क्या था, इंक्यूबेट कर देते हैं कैल्शियम वगैरह के साथ तो पोर्स बनते हैं, ले लेता है। और इनडायरेक्ट मेथड क्या था, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, जीन गन, डिसआर्म्ड पैथोजन, एग्रोमेट्रिक ट्यूमेफिशियंस का सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये चला गया। अब ऑब्टेनिंग द फॉरेन प्रोडक्ट, अब मुझे प्रोडक्ट उससे लेना है। तो व्हेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट्स, एनिमल सेल्स, अब फॉरेन डीएनए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उससे मुझे कुछ यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। जनरली हम क्या, जीन एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में होता है, तो वही चीज़ मुझे मिलेगा, ठीक है। तो जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस होता है तो प्रोटीन वगैरह निकलते हैं। तो आफ्टर द क्लोनिंग ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट वन हैज़ टू मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशंस, ठीक है, ताकि उसका टारगेट प्रोटीन का एक्सप्रेशन बढ़ता रहे। होस्ट सेल को बहुत अच्छे कंडीशन में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन होस्ट, इट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्योंकि जो डीएनए डाला था तो क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले, तो उसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। अब मुझे डिपेंड करता है, आप एक लेबोरेटरी में भी स्मॉल स्केल पे बना सकते हो एंड यू कैन प्रोड्यूस एट लार्ज स्केल। तो उसके लिए अलग अलग रिएक्टर्स आते हैं जिसको बोला जाता है बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स। जैसे कि मान लो कोई एंजाइम वगैरह बनाना है इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो लैब में बनाने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा स्टेप होता है, इसको मैं एक फिगर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि जो भी मैंने बोला, जो यही सब चीज़ें आप देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे न्यूक्लियस, ये डोनर सेल है, उससे हमने फॉरेन डीएनए निकाल दिया, ठीक है, जिसके अंदर कोई जीन है, उसको EcoR1 से ट्रीट किया तो स्टिकी एंड्स बन गया। GAA TTC पे कट करता है, ये सब याद रखना, किस सेगमेंट पे EcoR1 कट करता है, ठीक है। अब उसी तरीके से हमें एक वेक्टर चाहिए, तो जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से मैंने प्लाज्मिड निकाल लिया, ठीक है, बैक्टीरिया। अब इसको भी हम EcoR1 से कट करेंगे। अब दोनों का भी यहाँ पे भी कुछ कट एंड हो गया, यहाँ पे अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, एनेलिंग करते हैं, किससे, डीएनए लाइगेज से। तो ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, rDNA। अब उस rDNA मेरा तैयार हो गया, देख रहे हो डार्क से दिखा रहा है। अब इसको मैं फिर किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ rDNA यूजिंग कोल्ड CaCl2 सॉल्यूशन। ये होस्ट के अंदर अब होस्ट के अंदर क्या होगा, होस्ट जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लाज्मिड का मल्टीपल कॉपीज़ बनेगा। मल्टीपल कॉपीज़ बनेगा मतलब जीन्स का मल्टीपल कॉपीज़ हो रहा है। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो मैं यही चीज़ का फर्मेंटर के अंदर करूँगा, जिसको बायोरिएक्टर भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वगैरह मिलेगा। फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह, सेपरेशन। तो दिस इज़, ये फिगर आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब लार्ज स्केल पे जैसे छोटे लैब तरीके से अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लैब वगैरह में करते हो, कल्चर मीडिया में। बट इफ़ यू नीड दिस एट लार्ज स्केल, मान लो कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, बायोरिएक्टर या फर्मेंटर्स चाहिए होते हैं। या फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब यूज़ करते हैं। तो अब बड़े बड़े उसके लिए फर्मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स होते क्या हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर्स एंड फर्मेंटर्स आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड into specific products by microbes, plants, fungus, animal cells और उनके एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स आर बिग वेसल्स विच हैव रॉ मटेरियल्स, जिसको यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको बना देंगे। अब उसके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े मतलब जिस टाइप का जितना प्रोडक्ट आपको बनाना है उसके हिसाब से यूज किया जाता है।
और ये बायोरिएक्टर जो होते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, पीएच, वाइटामिन्स, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स का मेंटेन करके रखते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह को, प्लांट्स वगैरह को ग्रो करवाएं। अब ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है स्टरिंग टाइप रिएक्टर। स्टर मतलब क्या होता है, उसको मिलाना, मिक्स करने वाला, स्टरिंग करना। ये देख रहे हो ना, जैसे मान लो आप बोलते हैं ना कि कोई शरबत वगैरह बना रहे तो स्टर करो, स्टर मतलब उसको मिलाओ। यही सब देख सकते हो यहाँ पे, देखो गोल देख रहे हो, घूम सकता है, मिला सकता है, उसको स्टरिंग कर सकता है। इसमें भी देख रहे हो मोटर वगैरह लगा हुआ है, स्टरिंग कर, गोल गोल घूमेगा तो मिक्सचर क्या होगा, मिक्स होगा आपस में। तो मोस्ट कॉमन टाइप इज स्टरिंग टाइप। अब स्टरिंग टाइप में भी दो होते हैं, सिंपल स्टर टैंक और स्पार्ज्ड स्टर टैंक, STIRRED, स्टर्ड स्टरिंग वही बोलते हैं ना। लेट मी सी, मैंने फिगर दिया था, हाँ ये देखो एक फिगर दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो आप ए देख रहे हो पहला वाला दैट इज सिंपल स्टर टैंक, और जो बी नीचे वाला देख रहे हो दैट इज स्पार्ज्ड स्टर टैंक। देखो ये होता क्या है, जो स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर होता है उसमें एयर बबल्स स्पार्ज करते हैं, मतलब फैलाते हैं उसमें, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इसके डिटेल के बारे में नहीं पढ़ना, होता क्या है ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ये जो पहला है सिंपल स्टर टैंक, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट दे सकते हो, एंटी फोम मतलब जबकि उसमें फोम वगैरह ना बने, इनोक्यूलेंट लाइन मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह आप ट्रांसफ़र करोगे, पीएच, ये सब डिजॉल्व ऑक्सीजन लाइन, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। पीएच लाइन, डिजॉल्व ऑक्सीजन बताएंगे कि पीएच का लेवल क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, वाटर इन और वाटर आउट के लिए सब चीज़ें। फिर एक कूलिंग जैकेट होता है, मतलब उसके ऊपर से ठंडा पानी जाता है, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये टेम्परेचर वगैरह बताएगा। यहाँ से वाटर इन गया और यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर आउट आ रहा है। और ये किस में जा रहा है, जो साइड में आप देख रहे हो कूलिंग जैकेट, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको दिया जाता है जितना पानी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अंदर तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो इनोक्यूलन लाइन है, मतलब ये सारा मटेरियल इसके थ्रू इनोक्यूलेट किया जाएगा, अंदर दिया जाएगा, ठीक है, और दिया जाएगा। और ऊपर क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये मोटर को जब हम चलाएँगे तो ये इसके ऊपर देखो ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, नीचे ये स्टेरर है, मतलब घूमने वाला। और वही जो स्टेरर के ब्लेड्स हैं स्टेरर, और वो घूमेगा, मिक्सचर क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, अब इसके अंदर हमने इनोकुलेट किया, तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि एंजाइम्स में, अल्कोहल में, जो कुछ भी हमें बनाना हो, वो सारे स्टेराइल कंडीशन में किए जाते हैं ताकि टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन टू द ग्रोइंग कल्चर। अभी जो फर्मेंटेशन होता है दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले ये देख लेते हैं, ये स्पार्ज्ड फर्मेंटर होता है, ठीक है। तो ये सब फर्मेंटर दो तरीके से होता है, बैच फर्मेंटेशन करवाया जाता है और कंटिन्यूअस। बैच का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको क्लोज्ड वेसल, मतलब इस कोई भी वेसल के अंदर, ये जो देख रहे हो उसके अंदर पुट कर दो, और उसके बाद कोई भी चीज़ अलग से डाली नहीं जाती है। वंस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और प्रोसेस ख़त्म हो गया। बैच मतलब एक एक बैच में डालते हैं, एवरीथिंग इज़ पुट इनसाइड, प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, फिर क्लीन कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इस तरीके से आप एक एंड से इनोकुलेट करते जा रहे हो और दूसरे एंड से प्रोडक्ट बाहर निकालते जा रहे हो, मतलब कंटिन्यूअसली आप कर रहे हो। रिप्लेस, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको भी आप रिप्लेस करते हैं, मतलब आप प्रोसेस को रोक नहीं रहे। जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट को निकालते गए, नया रॉ मटेरियल देते गए, फिर प्रोडक्ट निकाले, फिर नया रॉ, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। तो फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं, बैच फर्मेंटेशन एंड कॉन्टीन्यूअस। बैच फर्मेंटेशन में एक बार फिर से बताते रहो, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग इज पुट इनसाइड द क्लोज्ड वेसल, दैट इज बायोरिएक्टर और फर्मेंटर, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, then everything is replaced and another batch starts. Continuous, we keep on adding raw materials and products are continuously removed, इसी का नाम continuous। अब ये जो स्टर टैंक होता है, दे आर बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। एडवांटेज ये सब चीज़ें हैं इसके, इसमें टेम्परेचर, पीएच, हर एक चीज़, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वगैरह हर एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, इन सब का ड्रॉबैक ये होता है कि ये सब फर्मेंटर बहुत महंगे आते हैं, ठीक
ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। अब लास्ट स्टेप क्या होता है इसमें देखोगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब अब जो भी निकला उसको प्यूरीफाई डाउनस्ट्रीम, अब नीचे अब क्या करना है। तो इट इन्वॉल्व्स जो भी प्रोडक्ट रेडी हुआ है आपने फर्मेंटर से निकाला, दैट हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर थिंग्स एंड प्यूरीफाइड। सो दिस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ products obtained through fermentation process is called downstream processing। प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के फिर उसको स्टोर वगैरह कर लेते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जैसे कि वैक्सीन वगैरह बना, ये भी ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, जो बनेगा तो फिर उसको प्यूरीफाई करेंगे, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में डालते हैं मार्केटिंग वगैरह करने से पहले। तो इट हैज़ टू बी सेपरेटेड एंड प्यूरीफाइड। प्रोडक्ट जो होता है उसको क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग की जाती है, प्रिजर्वेटिव्स में रखेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो एक समरी था ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे का, जो भी हमने पढ़ा था अभी तक उसी को समराइज़ करते। बीच में एक नई चीज़ बताई आपको, क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो भी डीएनए फ्रेगमेंट होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। मे भी ज़रूरी होगा तो एक तरीके से एक लाइव वीडियो बना के मैं आपको समझा दूँगा। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा, दैट इज़ यूकैरियोटिक व्हीकल्स। अभी तक हम जितने भी बात कर रहे थे क्या था, प्रोकैरियोटिक चीज़ों की बात कर रहे थे, हम यूकैरियोटिक व्हीकल्स की भी बात कर लेंगे थोड़ा सा, और एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वगैरह बनाना। ओके, थैंक यू।